18 मई 1949 संविधान सभा में बहस चल रही थी और विषय था चुनी हुई लोकसभा का कार्यकाल कि एक बार चुनाव होने के बाद लोकसभा कितने साल चलेगी। बहस के दौरान प्रोफेसर के.टी. शाह अनुच्छेद 68(2) में एक संशोधन का प्रस्ताव लेकर आते हैं। प्रस्ताव ये कि चुनी हुई लोकप्रिय विधानमंडल का कार्यकाल 5 साल ही रहे और हर 5 साल पर चुनाव होने लगे। लेकिन अगर बीच में किसी संकट काल या आपातकाल के कारण बाधा आती है तो नई संसद केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए ही चुनी जाए। इस पर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, निर्वाचन कोई सीधी सी बात नहीं है, इसमें अत्यधिक धन खर्च होता है और मेरे विचार में यह सरकार के प्रति और जनता के प्रति अन्याय होगा कि अल्पकाल के लिए बार बार निर्वाचन करने का अत्यधिक व्यय उन पर लादा जाए। प्रोफेसर के.टी. शाह के संशोधन प्रस्ताव पर मत लिया गया और ये अस्वीकार हुआ, यानी मोशन गिर गया। यही अनुच्छेद 68(2) आगे चलकर भारत के संविधान में अनुच्छेद 83(2) के रूप में जुड़ा, जो कहता है लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 साल तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष की उक्त अवधि के समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन ही होगा। परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब, यानी इमरजेंसी लगती है तब, संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 साल से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, आपातकाल हटने के बाद 6 महीने और जा सकता है। राज्यों की विधानसभाओं के लिए इसी तरह का प्रावधान अनुच्छेद 172(1) में है। सादी हिंदी में इसका मतलब हुआ कि लोकसभा या किसी सूबे की विधानसभा एक बार चुन ली गई तो पूरे 5 साल तक काम करेगी। बीच में चुनाव की जरूरत पड़ी तब जो लोकसभा या विधानसभा आएगी वो भी 5 साल तक काम करती रहेगी। मोदी सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन प्रोजेक्ट में भारत के संविधान के यही अनुच्छेद 83(2) और 172(1) सबसे बड़ा अड़ंगा है। इनमें संशोधन के लिए 17 दिसंबर 2024 को मोदी सरकार संसद में बिल लेकर आई, जिसे आम बोलचाल की भाषा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल कहा जा रहा है। इस प्रस्ताव में क्या क्या है? एक साथ पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने में क्या दिक्कतें आएंगी, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश दी, और क्या वाकई 5 साल में वन इलेक्शन होंगे या मैनी इलेक्शन होते रहेंगे। जो तक दिया जा रहा है कि इससे संसाधनों की बचत होगी, उसमें कितना दम है। इन सारे सवालों पर इस वीडियो में विस्तार से बात होने वाली। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबर गांव देख रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक लाइन में समझे तो पूरे देश में एक साथ चुनाव, लोकसभा के भी विधानसभा के भी। इससे वोटर एक साथ अपना विधायक और सांसद दोनों चुन सकेंगे। दोनों के लिए वोटिंग अलग अलग होगी, लेकिन होगी एक ही जगह, एक ही दिन, एक ही बूथ पर। अभी क्या होता है, मार्च 2024 में आचार संहिता लगी, अप्रैल मई 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, जनरल इलेक्शंस। जून में सरकार बनी, अगस्त में फिर से आचार संहिता लगती है। क्यों? सितंबर में हरियाणा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने थे। अक्टूबर में सरकार बनी, कुछ ही दिनों बाद अक्टूबर में ही फिर से आचार संहिता लगती है। नवंबर में चूंकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने थे, नतीजे आए, सरकार बनी। अब दिसंबर चल रहा है जब इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है और अब फिर से आचार संहिता की तैयारी है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। यानी एक चुनाव बीतता है और दूसरा आ ही जाता है। आचार संहिता लग भी जाती है, सरकारी मशीनरी फिर चुनाव करने में बिजी हो जाती है, जिससे लोगों को तमाम तरह की दिक्कत होती है और पैसा तो खूब खर्च होता ही है, नेता का भी, सरकार का भी। इन्हीं सारी चीजों को आधार बनाकर मोदी सरकार देश में सभी चुनावों को एक साथ कराना चाहती है। हालांकि एक साथ चुनाव कराने का ये जो आइडिया है, ये मोदी सरकार का नहीं है, ना ही नया भी। आजादी के बाद पहली बार 1951-52 में वोटिंग होती है। इसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं की, जितने राज्य तब थे, उनकी विधानसभाओं के लिए एक साथ वोट पड़ा था। अगले आम चुनावों में, यानी कि 1957 में, उसके बाद 1962 में, उसके बाद 1967 में भी जारी रहा। बीच में 1959 में एक अपवाद आता है केवल, जब केरल में नंबूदिरीपाद सरकार को बर्खास्त कर देते हैं राष्ट्रपति, नेहरू सरकार की अनुशंसा पे, और राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसके बाद केरल में 1960 में ही विधानसभा चुनाव करवा लिए गए, लेकिन जैसा हमने पहले कहा, ये एक एक्सेप्शन था। 1968-69 आते आते, यानी इन्हीं 7-8 सालों में ये अपवाद मेन स्ट्रीम हो जाता है। अलग अलग वजहों से कई राज्यों में विधानसभाओं का विघटन हुआ और 1970 में तो लोकसभा भी भंग हुई। 71 में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े हमें। इसके बाद एक साथ चुनाव कराने का चक्र टूटता ही गया और इसके बाद शुरू हुआ मध्यावधि चुनावों का दौर। राजनीतिक अस्थिरता रही,
लोकसभा और राज्य की विधानसभा दोनों जगह सरकारें गिर रही थीं और बन भी रही थीं, और चुनाव के बाद जो भी नई सरकार बनती थी, क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा हुआ था, वो 5 साल तक के अपना कार्यकाल पूरा करती थी, अगर बीच में विघटन नहीं होता है। ऐसे में आम चुनाव के साथ सभी सूबों के विधानसभा चुनाव को कराने का कोई सवाल नहीं उठ पाया। आज जो हम हर राज्य सरकार का अलग अलग कार्यकाल देख रहे हैं, वो इन्हीं परिस्थितियों की देन है। हालांकि ऐसा नहीं था कि देश में इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। 1983 में चुनाव आयोग ने अपनी आरंभिक वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की वकालत की कि साथ में होना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि इससे खर्च में कटौती होगी, बार बार पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाने से उनकी सामान्य ड्यूटी पर असर पड़ेगा, वो नहीं होगा, चुनाव आयोग को सहूलियत होगी और विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी, ये तब इलेक्शन कमीशन ने कहा। लेकिन इन सिफारिशों पर ज्यादा बहस हो नहीं पाई और फिर आता है साल 1999। रिटायर्ड जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने के लिए सुझाव दिए गए। आयोग ने क्या कहा? आयोग कहता है अपनी रिपोर्ट में कि हर साल बार बार होने वाले चुनावों का एक चक्र खत्म होना चाहिए। हमें उस तरफ वापस जाना होगा जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। राज्य विधानसभाओं के लिए अलग चुनाव कराने की व्यवस्था नियम के बजाय एक अपवाद होना चाहिए, यानी जब जरूरी हो तभी कराने पड़े। सामान्य नियम ये होना चाहिए कि प्रत्येक 5 साल पर लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए चुनाव हो जाएं, यानी कि जो प्रोफेसर साहब संविधान सभा की बहस में कह रहे थे। 2002 में राष्ट्रीय संविधान कार्य प्रणाली समीक्षा आयोग ने अलग अलग चुनाव कराने में होने वाली दिक्कतों को अंडरलाइन करते हुए एक साथ चुनाव की प्रक्रिया को बहाल करने का फिर से आग्रह किया। लॉ कमीशन की ओर से इसी तरह की सिफारिशें 1999 में आई, 2015 में आई, 2018 में भी आई। 2015 में पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट से संबंधित संसद की 79वीं स्टैंडिंग कमेटी ने एक साथ चुनाव कराने पर अपनी रिपोर्ट दी। इस स्टैंडिंग कमेटी में अलग अलग दलों के सांसद शामिल थे। इस रिपोर्ट में स्टैंडिंग कमेटी ने भी बार बार होने वाले चुनावों से होने वाली दिक्कतों पर ही चिंता जताई। कमेटी अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि हर साल अलग अलग चुनाव कराने में होने वाला खर्च कम होगा। वर्तमान में यानी 2014-15 में लोकसभा और राज्य विधानसभा और यूनियन टेरिटरीज के लिए चुनाव कराने में 4,500 करोड़ रुपए खर्च होने का आकलन चुनाव आयोग का है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से नीतिगत फैसले नहीं लिए जा सकते, विकास कार्यों, प्रशासन और सरकारी गतिविधियां प्रभावित हो। इस रिपोर्ट में स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि अगर एक साथ चुनावों की व्यवस्था लाई जाती है तो इसके लिए अनुच्छेद 83(2) और 172(1) समेत कई सारे संविधान संशोधन करने पड़ेंगे। आखिर में कमेटी ने अपने निष्कर्ष में कहा कि एक साथ चुनाव न तो 2016 में और न ही 10 सालों में संभव है, यानी 2026 तक की बात कर रहे हैं। लेकिन कमेटी को यह भरोसा है कि यह व्यापक मुद्दा है और इस पर बहस होगी और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वसम्मत राय बनाने की कोशिश की जाएगी। 2017 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आती है, समकालीन चुनावों का विश्लेषण, क्या, क्यों और कैसे, ये टाइटल था। इस रिपोर्ट में एक खाका खींचा गया कि कैसे एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं और इससे चुनाव में होने वाले खर्च में कैसे कमी आएगी। 2019 में एक सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें 19 पार्टियां हिस्सा लेती हैं। 16 पार्टियां एक साथ चुनाव के पक्ष में थी। समर्थन करने वाली पार्टियों में एनडीए के सहयोगी दलों के अलावा एनसीपी थी, जिसका स्प्लिट नहीं हुआ था तब, और पीडीपी जैसी पार्टीज भी थी। 2 सितंबर 2023 को एक साथ चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी बनती है। मार्च 2024 में कमेटी की रिपोर्ट आती है। इस कमेटी ने भी चुनाव में होने वाले खर्चों का हवाला दिया और कहा कि 2019 के चुनाव में 70 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई। पुलिस की चुनाव ड्यूटी से कानून व्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों की तैनाती से दफ्तरों में कामकाज प्रभावित होता है। आचार संहिता की वजह से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। कमेटी ने एक साथ चुनाव कराने का फॉर्मूला दिया और रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि हर 5 साल पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। इसके 100 दिन बाद पंचायत एवं नगर निगमों के चुनाव हों। हर चुनाव के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट के बजाय एक ही इलेक्टोरल रोल हो, एक ही वोटर लिस्ट हो। जिस तारीख को लोकसभा की पहली बैठक हो उससे नियत तिथि या फिक्स डेट माना जाए। लोकसभा और राज्य की चुनी हुई सरकारों का कार्यकाल पहली बैठक की तारीख से 5 साल तक के लिए रहेगा। अगर बीच में सरकार किसी वजह से गिरती है और मध्यावधि चुनाव कराने पड़ते हैं तो उसका कार्यकाल, जो सरकार अस्तित्व में आएगी, लोकसभा या विधानसभा, अगले 5 साल की बजाय पिछली सरकार के बचे हुए कार्यकाल के लिए ही रहेगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। जैसे इस बार 24 जून 2024 को
18वीं लोकसभा की पहली बैठक हुई। इस लोकसभा का और राज्यों के सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 23 जून 2029 तक होगा, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन के लॉजिक से जाते हैं। अगर बीच में कोई सरकार गिरती है और दोबारा चुनाव होते हैं तो फिर उसका कार्यकाल भी 23 जून 2029 तक के ही रहेगा। ये एग्जाम्पल था। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को आसान भाषा में समझना है तो उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आम चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे, कार्यकाल 5 साल का रहेगा, फिक्स डेट से लेकर फिक्स डेट तक। मध्यावधि चुनाव से सरकार बनती है तो वो जो सरकार आएगी वो बचे हुए टेन्योर के लिए आएगी, ना कि पूरे 5 साल के लिए। यानी वन नेशन के लिए कानून आ जाने के बाद भी मैनी इलेक्शंस की संभावना बनी रह सकती है। खैर, कोविंद कमेटी ने एक साथ चुनाव के लिए संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ने और अनुच्छेद 83, 172 और 327 में संशोधन की सिफारिश की, जिसे 17 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश कर दिया। इस संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के एक साथ निर्वाचन के लिए चुनाव के लिए अनुच्छेद 82 में नया अनुच्छेद 82A जोड़ने का प्रस्ताव किया गया, जो कहता है भारत के राष्ट्रपति आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख को जनरल गजट जारी करके नियत तारीख घोषित कर देंगे। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में किसी बात के होते हुए भी नियत तारीख के पश्चात और लोकसभा की पूर्ण अवधि के समाप्ति के पूर्व होने वाले किसी भी साधारण निर्वाचन में गठित सभी विधानसभाएं लोकसभा की पूर्ण अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएंगी। 82A को जोड़ने के अलावा विधेयक में अनुच्छेद 83, 172 में और 327 में संशोधन का भी प्रस्ताव है। कुल मिलाकर एक चुनाव बाद 5 साल तक कार्यकाल की बंदिश को देश के संविधान से हटाया जाना है। लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ तो काफी हल्ला मचा। विपक्षी दलों ने इस विधेयक को संविधान विरोधी बता दिया, जिसके बाद सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास इसको भेजा था। हालांकि इसके पीछे नंबर गेम को भी एक वजह आप मान सकते हैं, एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए जरूरी संख्या बल अभी की राजनीतिक परिस्थितियों में एनडीए के पास नहीं दिखता है। ये तो हो गया वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा इतिहास, भूगोल और क्या क्या चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के चेंजेस होंगे, क्या नफे नुकसान है। आखिर में बचते हैं कुछ सवाल ये कि क्या आम चुनाव के साथ ही सभी विधानसभाओं के चुनाव कराए भी जा सकते हैं? क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं? क्या इससे खर्च में वाकई कटौती होगी या पैसा ज़्यादा खर्च होगा? और अगर इसके इतने ही फायदे हैं तो इतने लंबे समय तक इस पर विचार क्यों नहीं किया गया और अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? एक एक करके इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि क्या हमारे पास इतने संसाधन हैं भी कि पूरे देश में एक साथ राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हम कर सकें? क्योंकि जब एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो एक वोटर 2 मशीन्स पर वोट करेगा, एक पर अपना विधायक चुनेगा और दूसरे पर सांसद चुनेगा, और वोटिंग के बाद दोनों मशीनें आरक्षित हो जाएंगी, रिजर्व हो जाएंगी, स्ट्रांग रूम में चली जाएंगी। तो क्या हमारे पास इतनी संख्या में ईवीएम्स हैं? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है 2015 की 79वीं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में, 79 कमेटी। इस रिपोर्ट में चुनाव आयोग ने कई सारे सजेशंस दिए थे, लेकिन एक दिक्कत भी बताई थी। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा इन दोनों के चुनाव होते हैं तो बड़ी संख्या में ईवीएम और वीवीपैट की जरूरत पड़ेगी। वीवीपैट से निकलती है पर्ची। इसके लिए 9,284 करोड़ 15 लाख इतना खर्च करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने कहा कि इन मशीनों को अब 15 साल में हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, खर्च रिपीट होगा और इतनी बड़ी संख्या में मशीनों का रखरखाव करना होगा, और केवल ईवीएम और वीवीपैट्स का ही हमने खर्च बताया। कर्मचारियों, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य खर्चे भी इसमें जुड़ेंगे। वेयरहाउसिंग करनी पड़ेगी, इतनी सारी मशीनों को किसी वेयरहाउस में हमको रखना पड़ेगा, उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। इसी रिपोर्ट में चुनाव आयोग ने आम चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में होने वाले खर्च की लागत 4,500 करोड़ आकी थी। याद रखिए आप, 4,500 करोड़ और 9,200 करोड़ का ये आंकड़ा आज से 10 साल पुराना है। मुद्रास्फीति आप जोड़ेंगे तो आज ये खर्च ऊपर चला गया है। इसके अलावा अगर बीच में किसी कारणवश सरकार गिर जाती है तो मध्यावधि चुनाव तो होंगे ही। कुछ ही सालों बाद फिर से नियत तिथि यानी फिक्स डेट पर फिर चुनाव होंगे। 1 से 2 साल के छोटे कार्यकाल के लिए भी फिर से हमको चुनाव कराने पड़ेंगे, फिर से खर्चा होगा। इसके अलावा 100 दिन के भीतर ही आपको पंचायतों और नगरीय निकायों के भी चुनाव कराने पड़ेंगे। आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो होती है, नगर पालिका है, ग्राम पंचायत, ये भी आपको पूरे देश में एक साथ करना है और महज 3 महीने के भीतर करना है। पूरी मशीनरी इसमें लगानी पड़ेगी। इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी लिखते हैं कि 2 अलग अलग चुनाव एक साथ चुनाव नहीं कहलाएंगे।
स्थानीय निकायों के चुनाव 3 महीने बाद कराना बिल्कुल नया चुनाव है, जिसके लिए पूरी तरह से तैयारी की जरूरत पड़ेगी। इसमें मतदान केंद्र स्थापित करना, मतदान कर्मचारियों का चयन करना और प्रशिक्षण और सुरक्षा बलों की फिर से तैनाती शामिल है। ये सब 3 महीने के भीतर करना पड़ेगा। यानी कि चुनाव कराने के लिए जरूरी संसाधन एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनावी खर्च में कटौती को लेकर तो डाउट अभी है ही। एक जरूरी सवाल ये भी है कि बार बार चुनाव की वजह से बार बार आचार संहिता लगती है और इससे विकास कार्य हो जाते हैं प्रभावित। इस सवाल के जवाब में इंडिया टुडे से बात करते हुए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी कहते हैं कि आदर्श आचार संहिता किसी भी तरह से विकास कार्यों को प्रभावित नहीं करती है। ये केवल ये कहती है कि इस दौरान कोई नई स्कीम आप अनाउंस नहीं कर सकते, कोई नया नीतिगत फैसला नहीं ले सकते। आखिर चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही आपको सारी नई स्कीम्स क्यों अनाउंस करनी है। इसके अलावा जिस राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होती है उसके बाहर उसका प्रभाव नहीं होता। यानी हरियाणा में अगर चुनाव हो रहे हैं तो बगल के दिल्ली या उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों में न तो बाधा आएगी, न ही कोई नए ऐलान पर रोक है। एक ही आचार संहिता पूरे देश में लागू होती है जो लोकसभा चुनाव के वक्त लगती है 5 साल में एक बार। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर कि एक देश एक चुनाव पर इतने लंबे समय तक विचार क्यों नहीं किया गया, और नहीं किया गया तो अब इसका विरोध क्यों हो रहा है जब आइडिया इतना आइडियल है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है संविधान का अनुच्छेद 83(2) और 172(1), जिसके बारे में बार बार हम आपको बता रहे हैं। ये कहता है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होना ही होना है। ऐसे में जब एक बार एक साथ चुनाव कराने का चक्र टूटता है तो दोबारा कभी ट्रैक पर नहीं आ पाया। ऑब्वियसली उसका एक लॉजिक है, क्योंकि जो भी सरकार मध्यावधि में चुनी जाती है वो भी 5 साल के लिए होती है। सीन ये कि एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ सरकारों का कार्यकाल बढ़ाना भी पड़ सकता था, कुछ को 5 साल से पहले ही भंग भी करना पड़ सकता था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरों की सरकारें चल रही थी, तो भला कोई क्यों ही चाहता कि 5 साल के लिए जब मैं इलेक्शन जीता हूं तो पहले विघटित हो जाए। इस तरह से इस पर कभी आम सहमति नहीं बन पाई और ये इसके विरोध की एक बहुत बड़ी वजह है। विपक्षी दल इस कानून को संविधान विरोधी भी इसी आधार पर बता रहे हैं कि जब चुने हुए सदन के लिए कार्यकाल 5 साल का फिक्स है तो आप उसको क्यों छेड़ रहे हो। हालांकि इसके जवाब में सत्ता पक्ष की ओर से अनुच्छेद 368 का हवाला दिया जाता है, जो संविधान में संशोधन का अधिकार देता है संसद को। सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि संविधान में ही किए गए प्रावधानों का इस्तेमाल करके हम इस कानून को संवैधानिक रूप से ही लाएंगे। इस कानून को लेकर एक चिंता ये भी है कि ये क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता को खत्म कर देगा। क्षेत्रीय दलों की तरफ से आई आपत्तियों में से एक है। आम चुनावों के साथ राज्यों के चुनाव अगर होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हावी हो सकती हैं, वो रिसोर्सफुल भी हैं। वोटर जब वोट देने जाएगा तो राज्यों के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग पार्टी को वोट नहीं करेगा, ऐसा लॉजिक दिया गया है। हालांकि इसके जवाब में सत्ता पक्ष आम चुनाव के साथ होने वाले राज्यों के चुनाव के नतीजों का ही उदाहरण देता है। जैसे 2019 में हुआ था, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता है, लेकिन उसी के साथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश की विधानसभा में भी चुनाव होते हैं और पार्टी की करारी हार होती है। तो ये थी खबरगांव की वो पेशकश जिसमें हमने आपको वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े तमाम पहलुओं को समझाने का प्रयास किया। इस वीडियो के लिए रिसर्च किया था हमारे साथी गौरव शर्मा पांडे ने और इसे रिकॉर्ड किया था अभिषेक के साथ मिलकर निवेदिता ने। आप देखते रहिए खबरगांव।